लोग आए थे जब आपकी सोसाइटी का कोई डिस्प्यूट चल रहा था। मैं लेक्स रेक्स ज्यूरिस्ट के पैनल का एक एडवोकेट हूँ, एडवोकेट मुश्ताक शेख। लेक्स रेक्स ज्यूरिस्ट जो लॉ फर्म है वो मुंबई के 6 ऑफिसेस है उसके, उसमें से एक मालवानी में भी है, एक कांदीवली में है, एक चारकोप में, एक अंधेरी में, एक फोर्ट में है। तो ये लोग जो अप्रोच हुए थे वो फोर्ट में अप्रोच हुए थे जब सोसाइटी में डिस्प्यूट चल रहा था। तो वो लीगल इशू जो है वो अभी मेरे ख्याल से लगभग शॉर्ट आउट हो गया है, सारा ख़त्म हो गया है। उसमें अभी कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अभी जो आपको नई कमेटी बनानी है, नया आपको प्रोसेस करना है, क्योंकि पीछे बहुत सारे डिफरेंसेस है और बहुत सारे जिसको बोलते हैं ना, कोई लैंग्वेज में बोलेंगे तो हिसाब नहीं मिल रहा है। मगर वो हिसाब नहीं मिल रहा है अपन कब बोलेंगे, जब वो साबित होगा। अभी फ़िलहाल हम आरोप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने मुझे जिस तरह से बताया कि कई लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि लीगली आपको डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाता है, डिफ़ॉल्टर की लिस्ट बोर्ड पे लगा दी जाती है। कई लोगों को धमकाया जाता है, बोला जाता है कि आपको फ्लैट आपके नाम पे नहीं होने देंगे, रुका देंगे, अड़ा देंगे। तो डिफ़ॉल्टर की मैं आपको लीगल टर्म बताता हूँ, डिफ़ॉल्टर कैसे होता है। डिफ़ॉल्टर डिक्लेरेशन की एक लीगल प्रोसीजर है। ऐसा कभी नहीं होता कि सोसाइटी बोले डिफ़ॉल्टर है तो डिफ़ॉल्टर हो गया। अगर समझ लो आपने 3 महीने तक मेंटेनेंस नहीं भरा, लगातार 3 महीने, मतलब आपने 2 महीने भरा, तीसरे महीने भर दिया, नो इशू, 2 महीने का बाकी रहेगा, आप डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। 3 महीने का अगर आपका मेंटेनेंस बाकी रह गया, उसके बाद एक कंडीशन होती है कि सोसाइटी को आपको नोटिस इशू करनी होती है, जिसमें वो बोलता है कि आपका 3 महीने तक आपने लगातार मेंटेनेंस नहीं भरा है, आप मेंटेनेंस भर दो। इसके बाद आप उस नोटिस को रिप्लाई कर सकते हो। आपका समझ लो प्रॉब्लम है, समझ लो आपके घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप पहले हॉस्पिटल का खर्च करोगे कि मेंटेनेंस पहले भरोगे? सीधी बात है कि हॉस्पिटल का खर्च पहले करेंगे। तो आप सोसाइटी में इस तरह की रिप्लाई करेंगे कि हमारा हॉस्पिटल का ये खर्च है, तब सोसाइटी आपको एक डिसाइड करके देगी कि ठीक है, इतने महीने का हम आपको वेवर देंगे। वहाँ पे वो प्रोसेस रुक जाएगी, आप डिफ़ॉल्टर क्लियर नहीं होंगे। लेकिन आप समझ लीजिए आपने रिप्लाई नहीं किया 1 महीना में, तो 30 दिन के बाद सोसाइटी को वापस से नोटिस पेश करनी पड़ेगी, लीगल नोटिस, जिसमें फिर बोलना पड़ेगा कि हमने एक नोटिस ऑलरेडी दी थी, आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ये दूसरी नोटिस हम आपको सर्व कर रहे हैं एज़ पर बाय लॉ। दूसरी नोटिस का भी अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया, आप किस मजबूरी के कारण आप नहीं पे कर रहे हो, तो और 30 दिन के बाद तीसरी नोटिस आपको मिलेगी, और 30 दिन का उसमें टाइम मिलेगा कि आप ड्यूज़ क्लियर कर दो। 3 नोटिस आने के बाद भी अगर आपने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए या उसका कारण क्लियरिफाई नहीं किया रिटर्न में सोसाइटी से, उसके बाद सोसाइटी 30 दिन के बाद, मतलब 90 दिन के बाद आपको डिफ़ॉल्टर का एक लेटर भेजेगी। उसके बाद आप डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर होते हो। वो डिफ़ॉल्टर ना वोट दे सकता है, ना कमेटी की मीटिंग में, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उसके अंदर है। तो ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको ये पूरी प्रोसीजर फॉलो हुई है? कोई नहीं है। तो लीगली अगर ये प्रोसीजर फॉलो हुई नहीं है, तो 1 साल का मेंटेनेंस नहीं भरा हो, 6 महीने का मेंटेनेंस नहीं भरा हो, वो डिफ़ॉल्टर नहीं है। डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर करने की प्रोसीजर मैंने आपको बता दी। इस तरह से सोसाइटी में डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर होता है, और डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन उस पर डाल सकता है सोसाइटी। अटर्नी ले रखी है, पावर ऑफ अटर्नी पे हम प्रॉब्लम करेंगे, क्रिएट करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो इस तरह के अगर कोई आपको किसी को डाउट है, तो मैंने इनके पास कार्ड दे रखे हैं मेरे, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसमें जो भी रिक्वायर्ड मदद होगी, इस तरह का कुछ भी नहीं हो सकता है, सोसाइटी इसमें कुछ नहीं कर सकती। सोसाइटी के इसमें कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो कहीं पे आपको अड़ा दे या रुका दे, तो उसको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा सोसाइटी को। सेकंड ओनर का जो आप बोल रहे हैं ना, आप सेकंड ओनर नहीं बोल सकते, आप पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है, और वो पावर में आपको मिला हुआ है कि आप आगे चल के ट्रांसफर कर दोगे, तो वो आप ट्रांसफर कर दोगे। लीगल पावर ऑफ अटर्नी आपके लिए है। Society cannot interference in it. Society cannot interference in it. Yes, society cannot interfere. Cannot Yes, interfere. correct. Yes. Yes, because you are legal power of attorney holder. Holder. Yes. That is a legal term. Legal term. Yeah. सोसाइटी मेंटेनेंस में डिस्काउंट दे सकती है क्या? देखिए, एक बार मेंटेनेंस जो डिसाइड हो गया, जो आपके एजीएम में
देखिए मेंटेनेंस डिसाइड करने का जो रूल है ना, जब इस तरह की एजीएम बुलाई जाती है जहाँ पे कि आपको मेंटेनेंस डिसाइड करना है, तो सबसे पहले 1 महीने से 15 दिन तक, एटलीस्ट 1 महीने से 15 दिन प्रीवियस सबको नोटिस जानी चाहिए कि इस तरह के हम एजीएम लगा रहे हैं। एजीएम में कम से कम 60% लोगों की अटेंडेंस चाहिए, उसमें मेंटेनेंस फिक्स करना होता है। 60% लोगों की उपस्थिति उसके अंदर ज़रूरी है। 60% लोग आने के बाद एक मेंटेनेंस डिसाइड होगा। वो मेंटेनेंस डिसाइड होने के बाद अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 60% ही लोग प्रेजेंट होंगे। 60% में क्या सेकंड ओनर इज ऑथराइज्ड और नॉट? नो नॉट ऑथराइज्ड, Only the owner. only the owner, that is only the shareholder, shareholder only the shareholder 60% quorum should be should be completed. attend that meeting, हाँ that is must and बताइए, compulsory। बता दीजिए, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। 60% शेयर होल्डर जिसके नाम से शेयर है, मेंबर मतलब कौन कहला जाता है? जिसके नाम से शेयर है। इसमें दो तरह की लीगल टर्म आ रही है, एक पावर ऑफ अटर्नी होल्डर, एक शेयर होल्डर। पावर ऑफ अटर्नी होल्डर वो एक टर्म के बाद शेयर होल्डर बनेगा, वो बनेगा, लेकिन अभी जो शेयर होल्डर है उसके 60% प्रेजेंट होने चाहिए, जिसमें डिसाइड हो कि ये मेंटेनेंस डिसाइड किया। टॉपिक पे आ रहा हूँ और आपका भी वहाँ आगे आके क्लियर करता हूँ, क्योंकि मेंटेनेंस डिसाइड कैसा होता है ये पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है। सर 1 मिनट सर, ये मेंटेनेंस फिक्स ही नहीं हुआ। जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो वो मोरे सर करके आए थे माड़ा से, आधे में मीटिंग खत्म हो गई, वो निकल गए, फिर मेंटेनेंस कहाँ पे फिक्स हुआ है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। सबको पूछ लो मेंटेनेंस कौन से मीटिंग में फिक्स हुआ है, मुझे वो पूछते हैं। मैं बता रहा हूँ, नहीं, वो बताने जा रहे हैं। एक मैं बता रहा हूँ, maintenance का fix देखिए होता है। थोडा सा लिमिटेड टाईम आहे, म्हणजे विवाह सोहळा मला अटेंड करायचा आहे, त्याच्यामुळे माझ्याकडे थोडं टाईमचं थोडी म्हणजे टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, तो थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इनका पॉइंट जो है ना बहुत वैलिड पॉइंट है और इनका भी पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है। सबके सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी मेंटेनेंस 60% लोग आए, मीटिंग कंडक्ट हुई, मीटिंग कंडक्ट होने के बाद उसकी मिनट्स बनी, फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग हर मेंबर के घर पे पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम ये कभी नहीं होता कि 100% अटेंडेंस होगी। वो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग पहुंचती है उसके बाद भी 15 दिन टाइम रहता है हर मेंबर को उस पर ऑब्जेक्शन लेने के लिए। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन कोई रेस करता है तो फिर उसकी अलग से बात होगी, वो मेंटेनेंस वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा तुरंत, उस पर भी मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ेगी। और 15 दिन में किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर वो मेंटेनेंस फाइनलाइज हो जाएगा। मेंटेनेंस फाइनलाइज होने की ये प्रोसीजर है, मतलब इसमें कायदे ने सबको अपनी बात रखने का मौका दिया है कि मेंटेनेंस में मीटिंग होने के बाद भी हर घर में मिनट्स ऑफ मीटिंग जाने चाहिए, समरी जानी चाहिए, उसके बाद उसको 15 दिन ऑब्जेक्शन लेने का टाइम है, और अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो वो नियम लागू हो गया। हर नियम सोसाइटी बायलॉ के हिसाब से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए बायलॉज की कॉपी जब सोसाइटी एक साल के लिए जब भी बनी होगी, बायलॉज की कॉपी सोसाइटी में दी गई होगी, उसके लिए ट्रेनिंग फंड ऑर्गेनाइज किया जाता है, ट्रेनिंग फंड अलग से रखा जाता है। उसमें सोसाइटी वाले चाहे तो हर एक को एक बायलॉ की कॉपी दे सकते हैं। जब भी छत रिपेयरिंग का काम किसका है, दीवार रिपेयरिंग का काम किसका है, बाहर छत से अगर गड्ढी हो रही तो सोसाइटी का काम है, दीवार से गड्ढी हो रही तो आपका खुद का काम है। मतलब ये सारी चीज़ें बायलॉज के अंदर बाइफरकेट है, बताई गई है कि सोसाइटी के क्या क्या काम है और आपके क्या क्या काम है। अभी आपका अगर लीगली मेंटेनेंस नहीं हुआ है तो फिर सारी बातें ख़त्म हो जाती है वहाँ पे आके कि वेवर देना या किसी को सहूलत देना या नहीं देना। जब नोटिस दी जाती है, मैंने पहले सवाल के जवाब में बोला था कि 30 दिन में नोटिस दी जाती है, तो नोटिस में पहला वर्ड ये होता है की आम्ही तुम्हाला पाठवलेलं मेंटेनेंस बिल, नॉर्मली मराठी में होता है म्हाडा का, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आम्ही तुम्हाला पाठवलेली बिलं ही लीगल असून, और आगे मैटर आता है, मतलब कि लीगल तरीके से ठहराए हुए बिल पे ही नोटिस भेज सकता है वकील। इलीगली अगर किसी ने मेंटेनेंस डिसाइड कर लिया अपने मन के मुताबिक, 3000 कभी 2000 कभी 1000, वो अपने मर्जी के हिसाब से हो गया, उसको अपन अथॉराइज नहीं मान सकते। उनके पास मिनट्स ऑफ मीटिंग चाहिए और सब उसमें 60% लोगों का साइन चाहिए। पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस चार्जेस इज देयर इन म्हाडा? नहीं देखिए
मिनिमम और मैक्सिमम पर स्क्वायर फुट चार्जेस ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, लेकिन सोसाइटी की जो एक्सपेंसेस है, मैंने आपको जो बताया प्रोसेस मीटिंग में ये सारा कुछ डिस्कस करके डालना ज़रूरी है कि हर जगह हर लोकेशन पे। पहले ये होता था जब 4 माले की बिल्डिंग थी और पहले मुंबई में जो है ना, ₹2.5 स्क्वायर फीट। हाँ 4 माले की बिल्डिंग थी तो तब ये चीज़ें होती थी। लेकिन आगे चल के क्या हो गया, टावर बन गए। टावर में क्या हो गया कि बहुत सारे सिस्टम्स बदल गए, कचरे वाला और ये चीज़ें, तो पर स्क्वायर फुट चार्जेस मतलब बोलते हैं ना टाइम के हिसाब से वो प्रैक्टिकल नहीं रहा कि उस तरह से कर सके, क्योंकि सोसाइटी के एक्सपेंसेस के दायरे बढ़ गए सब चीज़ें और इनकम के दायरे भी बढ़ गए। तो ये सब चीज़ें जो सोसाइटी चला रहा है उसने रखना चाहिए कि अपना इतना इनकम है, इतना एक्सपेंसेस है, अदर इनकम क्या क्या है। जैसे शादी को ग्राउंड दिया, कहीं पे एडवर्टाइज के लिए होर्डिंग के लिए कहीं जगह दिया, तो ये सारे इनकम सोर्सेस और जो आपके एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक्सपेंडिचर फिक्स है, वो पब्लिक के सामने प्रेजेंट करके मेंटेनेंस डिसाइड करना चाहिए। और वो मेंटेनेंस डिसाइड होने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। होल्डर का वो यही रहेगा, जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर का एक पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद पार्टिसिपेट कर सकता मीटिंग्स में? नहीं ना, मैं आपको क्या बता रहा नहीं हूँ, कर सकता पार्टिसिपेट। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रूल जो है ना वो रूल में शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर पावर ऑफ अटर्नी होल्डर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो जो जिसने पावर ऑफ अटर्नी दी है उसका एनओसी ला सकते हैं, आप प्रेजेंट हो सकते हैं, बट अपनी ओपिनियन नहीं रख सकते। ये बाय लॉ तक इतना तक आपको राइट मिल सकता है। अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कुछ बोल नहीं सकते हो ना कि आप उसके अंदर कुछ वो कर सकते हो, कोई कमेटी में सोसाइटी के अंदर कोई बात करने का उसको हक ही नहीं है, यानी वो कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता। यहाँ तक का जो कंप्लेन भी करने आएगा तो उसको अपमानित करके बाहर कर दिया जाता है। ये चीज़ को लेकर मैंने कितनी दफा सिंह से मेरा मसला और लफड़ा उठा कि देखो ये कल आज सेकंड ओनर है, ये कल अपने ओनर बनेगी, इनको हमको साथ में लेकर चलना है। लेकिन नहीं, वो तो सेकंड ओनर है, वो तो भाड़े वाला है, उसको भाड़े वाले का भी खिताब दे रहे हैं कि भाई वो तो भाड़े वाला है। तो यहाँ पे जितने सेकंड ओनर बैठे हुए उनको ये मालूम होना चाहिए कि आप डरो मत। या बैंक के टर्म में आप बैंक लोन भी लेते होंगे, बैंक का ईएमआई छूटता होगा तो बैंक वाला आपके डायरेक्ट दरवाजे पे नहीं आ सकता आपके परमिशन के बिना। रूल सारे चीज़ों के लिए प्रावधान है, रूल तोड़ता है तो उसके लिए भी प्रावधान है। लेकिन आपका प्रॉब्लम मैं जितना इनके बातचीत से समझा है कि डरा देना कि ओरिजिनल अलॉटी, अगर आपको लगता है कि ओरिजिनल अलॉटी नहीं आने वाला है आपके ट्रांसफ़र के टाइम, मत आने, कोई इशू यही नहीं बात है, मुझे क्लियर करना था कि कोई उसको इशू भी नहीं वो है। डरेगा। यहाँ हम हैं, आपका वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देंगे। अगर ओरिजिनल अलॉटी नहीं आता है, ओरिजिनल अलॉटी को धमकाया जा रहा है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पावर ऑफ अटर्नी ली है, बस वो पेपर वर्क प्रॉपर रखिएगा संभाल के। सारे जो पेपर आपने बनाए हैं वो पेपर संभाल के रखिएगा प्रॉपरली। अगर उसमें कुछ भी, अगर किसी को चेक करवाना है पेपर, मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, मैं चेक करके बोल दूंगा अगर किसी चीज़ की कोई करेक्शन की नीड है। अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी प्रॉपर ले रखी है तो आपको कोई भी चीज़ से मतलब ओरिजिनल अलॉटी आए नहीं आए आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। ये 3 पदाधिकारी होते हैं। जब से सोसाइटी बनी मैं एज अ ट्रेजर, मैं ट्रेजर के पद पे 2019 से नियुक्त किया गया। मैं ट्रेजर हूँ, ये सभी लोग जानते हैं। और 50% लोग सिर्फ मेरे कहने पर, मेरे बोलने पर लोग आके मेंटेनेंस भरते हैं कि अंसारी आप हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ तक सेकंड ओनर हमारे उसमें सबसे आगे है, जो उन्होंने रीसेलर खरीदा है वो डर से दे रहे हैं। उनके दिल में एक डर है या जो भी है, मतलब कि मैं बाइक मेंटेनेंस क्लियर नहीं करते रहूँगा तो मुझे बाद में उस पर जो अपना जब अपने नाम पे करना हो, ट्रांसफ़र करना होगा तो मुझे इस बारे में रोका जाएगा, मेरे ऊपर क्लेम किया जाएगा, मुझे मतलब ये किया जाएगा तुम ओनर को ही लेके आओ। अब ओनर किसी के ओनर कहीं रहते, किसी के ओनर कहीं रहते, कोई के ओनर मर भी गए होंगे, समझे, कोई ओनर नहीं है, तो उसका मतलब ये कि मैं उनके बिना तुमको शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करूँगा और उसके बिना तुम्हारे नाम पे मैं रूम नहीं होने दूँगा। इस बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब 3 आदमी वहाँ पर अपने पद के ऊपर मौजूद है, जो भी मेंटेनेंस, जो भी खर्चा, जो भी चेक जाते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी और चेयरमैन का सिग्नेचर होता है। ट्रेजर के पद पे मैं 3 साल, पौने 3 साल में पद पे मौजूद रहा, लेकिन आज तक एक भी चेक के ऊपर मेरा साइन नहीं लिया गया। ये सही है या गलत है? गलत बात है, ट्रेजरर का राइट होता है। अगर ट्रेजर ने किसी चीज़ को रोकने की
कोशिश की। आज जो मैं हटा, ये जो ब्लॉक बने हमारी बिल्डिंग में, जो बड़े हुए जो 3 ब्लॉक बन गए, अलग अलग डिवाइड करना चाहिए। गेट का जो खर्चा, गेट का ऐसा है कि जब गेट का तुमने खर्चा शुरू किया तो मैंने पूछा कि भाई ये गेट किसकी मजबूरी है, इसका कोई एक टेंडर है, टेंडर निकाला, या उन्हें तुम बोलते मुझे टेंडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसको दिया तुमने? तो सिर्फ एक वाहिद आदमी उनके पास ऐसा है, सलाहकार, उसी के वहाँ सब मीटिंग होती है और वहीं से सारे पास होते हैं और दूसरे दिन सोसाइटी ऑफिस में काम चालू हो जाता है। कोई भी काम चालू होने से पहले कोई सोसाइटी मेंबर बोल दे कि किसी का परमिशन लिया गया या कोई सोसाइटी मेंबर की मीटिंग बुलाई गई, कोई भी मौजूद नहीं है। आएगा नहीं आएगा, मैंने आपको ये बोल दिया कि आ ही नहीं रहा है, मर गया वगैरह तो बात छोड़ दो। आपने अगर आज डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करके रखा है, आपकी अगर पावर ऑफ अटर्नी प्रॉपर बनी हुई है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप आराम से रजिस्टर होना चाहिए, चीज़ों में आप हो जाए। हाँ, रजिस्टर्ड होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब पूरी लीगल पेपर वर्क बराबर होना, रजिस्टर्ड होना। पोजीशन डेट जहाँ पे हुई उस पर्टिकुलर फ्लैट की, समझ लो एक फ्लैट है, उसका फ्लैट नंबर 201 है, उसने 2018 में पोजीशन लिया तो वहाँ से 5 साल का पोजीशन, 5 साल का पीरियड रहेगा। 202 फ्लैट नंबर है, उसने 2016 में पोजीशन लिया तो उसका वहाँ से 5 साल का टाइम पीरियड रहेगा। पोजीशन लेने के बाद वो शेयर होल्डर कब बन सकते हैं? तुरंत बन सकते हैं क्या? उसके लिए भी टाइम देंगे? जिस वक्त पोजीशन ले लिया बाय डिफॉल्ट वो शेयर होल्डर बन गया, इशू शेयर सर्टिफिकेट कभी भी इशू करने होते हैं सोसाइटी को। नॉर्मली भाड़ा के सोसाइटी में क्या करते हैं, 5 साल तक कोई शेयर इशू नहीं करता, क्योंकि उसमें जो ये जो इशू है उसी तरह के इशू सब जगह रहते हैं। एक बार सेटल हो जाएंगे तो एक ही बार शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं नॉर्मली भाड़ा के बिल्डिंग में। ग्राउंड लेवल पे क्या करते हैं वो अलग बात है। रूल के हिसाब से आप किसी को भी जात, पंथ, प्रांत, भाषा, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट करके उसको किसी भी फैसिलिटी को रोकना गैरकानूनी है, असंवैधानिक है। किसी भी बिहार में कैसे भी, वो बैचलर बोल के, वो फीमेल बोल के, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करके उसको घर ना करना गैरकानूनी है। किसी भी आधार पर वो नहीं रहने देंगे, पर्टिकुलर कास्ट को नहीं रहने देंगे, या पर्टिकुलर कास्ट के अलावा और किसी को नहीं रहने देंगे, कि या ये पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले को नहीं रहने देंगे। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अपने कंट्री में असंवैधानिक है, उसको उस बिहाफ पे कोई फैसिलिटी नकारी नहीं जा सकती रूल के हिसाब से। अब उसका कॉज ऑफ एक्शन क्या रहता है वो एक अलग इशू है। बैठी नहीं है, उसमें हर चीज़ का प्रॉपर फंड डिसाइड करके वहाँ पे चल रहे हो, तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट कमा के रखा, तो वैसे भी गलत बात है वो। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। खर्च बता के जब आपने मेंटेनेंस फाइनल किया है तो वो मेंटेनेंस में वेवर देने का, डिस्काउंट देने का किसी तरह का कोई बात आती नहीं है। इसमें जो डिले चार्जेस है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट भी उसके साथ डिफाइन करना पड़ता है उसी स्कीम में, और वो अकॉर्डिंगली उसके इंटरेस्ट आपको मिलेगा। शेयर सर्टिफिकेट के पैसे हमने सोसाइटी को दे दिए थे, लेकिन फिर भी सोसाइटी क्या बोलती है, हम लोग शेयर सर्टिफिकेट आपका रुका के रखेंगे क्योंकि आप डिफॉल्टर हो। जो आपने कहा कि डिफॉल्टर बिल्कुल है नहीं, शेयर सर्टिफिकेट दे सकते हैं अभी हमें। ये इसका एक सवाल है, इनका सवाल है कि शेयर सर्टिफिकेट इनको दिया नहीं गया और सोसाइटी बोल रही है कि शेयर सर्टिफिकेट हमने रुका के रखा है क्योंकि आप डिफ़ॉल्टर हो। मैंने डिफ़ॉल्टर का रूल बताया, वही आदमी डिफ़ॉल्टर है। डिफ़ॉल्टर जब आप ऑफिशियल हो जाओगे तो बाकी लोगों को भी नहीं देंगे। और दूसरी चीज़, शेयर सर्टिफिकेट के बारे में ये रूल है, सोसाइटी फॉर्म होने के बाद 6 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना कंपलसरी है, कंपलसरी है। 180 नहीं, देखो क्या हुआ नहीं हुआ, मैं रूल बता रहा हूँ आपको। कॉज ऑफ एक्शन बहुत सारे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लंबा इशू है कि बैचलर को नहीं दिया क्या कार्रवाई हो सकती है, किसी पर्टिकुलर कास्ट को नहीं दिया क्या कार्रवाई हो सकती है, किसी पर्टिकुलर कास्ट को दे रहा है तो क्या कार्रवाई हो सकती है, शेयर सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर नहीं दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है। हाँ, जो मेंटेनेंस डिसाइड किया लेकिन उसके मिनट्स
सर्कुलेट नहीं किया, क्या कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाइयों का पूरा अलग एक प्रावधान है। मैं आपको क्या लीगल है और क्या इलीगल है और लीगलिटी में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये आपके माइंड में क्लियर हो जाए, ये मैं बात आपको बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि मीटिंग में मुझे तो लग रहा है तादाद काफ़ी अच्छी है, मिनट्स बना सकते हैं आप इस चीज़ की, वो प्रस्ताव पास कर सकते हैं। वो प्रस्ताव पास करने के बाद आप वो चीज़ अपने उसको भी सबमिट कीजिए, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी सबमिट कीजिए और चेंज रिपोर्ट बना के उसको दे दीजिए। चेंज रिपोर्ट में तुम्हाला बनवून देणार आणि त्याच्यानंतर लीगल जी फर्दर प्रोसीडिंग है, कारण आपके आपके जो सोसाइटी का इशू है ना वो बड़ा फनी इशू है, मतलब जोक जैसा इशू हो गया, क्योंकि सोसाइटी कभी भी बनती है तो उसको मराठी में बोलते हैं हंगामी कमेटी। एक टेम्पररी कमेटी बनती है 1 साल के लिए, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुआ, इलेक्शन नहीं लिए, इलेक्शन लेके जो कमेटी आती है वो फाइनल कमेटी होती है। अब वो इलेक्शन हुए नहीं, अब अगर लीगल टर्मिनोलॉजी भी समझें तो रजिस्ट्रार ने भी उस पर कोई कार्रवाई की नहीं है। तो एक साल होते होते उसने वो चीज़ कर लेनी चाहिए थी, इलेक्शन कर लेना चाहिए था। अगर उनके ध्यान में से निकल गई तो एटलीस्ट आप में से किसी लोगों ने वहाँ अप्रोच होना चाहिए था कि भाई इलेक्शन करवा लो। ध्यान से दिया था, उसने एप्लीकेशन डाला था महाड़ा में, इतने साल हमारी हंगामी वो रजिस्टर में है, वो हो सकता है कि नहीं डाला कि भाई टाइम खत्म होने वाला है, हंगामी सोसाइटी खत्म होने वाली है, इसलिए आप इलेक्शन को करें। लेकिन उसके बाद ये जो केस चालू हो गए, 8-10 लोगों के खिलाफ सब केस कर दिया, उसके बाद में वो सब वहाँ के रजिस्ट्रार बैठने का हुआ कि भाई रजिस्ट्रार बैठा, फिर केस क्यों किया उसने, जो वकील किया तो वो डेट पे डेट आज तक के डेट पे डेट आगे बढ़ती जा रही है। वकील को क्या है भाई, जो वो तारीख आई, जब भी तारीख आई चेक जाता था, मैंने उसके ऊपर भी एक्शन लिया कि देखो ये सोसाइटी का पैसा वकील और जज ये लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए पैसा नहीं लगती है, इसका एक मैटर अलग है, इसका तुमको लड़ना है तो तुम अलग तरीके से लड़ो। सोसाइटी का चेक, सोसाइटी के पैसे का चेक वकीलों के भी जाता है। ये खजीनदार है, इनका ऐसा कहना है कि सोसाइटी के पैसे से वकील हायर करके ये सोसाइटी का पैसा बर्बाद कर और एक रहे नहीं हैं। 5-5 वकील। मैं आपको बताता हूँ कि वकील का क्या स्टेटस होता है सोसाइटी के अंदर और उसको कौन पे करता है, सोसाइटी की उसमें क्या लायबिलिटी होती है। देखिए जैसे मैंने बताया डिफॉल्टर डिक्लेयर करना है तो लीगल नोटिस भेजनी पड़ेगी, लीगल नोटिस भेजनी पड़ेगी, तो लीगल नोटिस भेजने के लिए वकील चाहिए। तो जब भी वकील लीगल नोटिस भेजता है ना, तो जिसको भेजता है ना तो उसके अगले मंथ के मेंटेनेंस बिल में वो ऐड होके आ जाता है, मतलब वो जो लीगल चार्जेस है वही आदमी बेयर करेगा जिसको नोटिस इशू होती है, सोसाइटी बेयर नहीं करती। अभी फॉर एग्जांपल है, ये पर्सन है, अब इन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट कोई केस फाइल किया, सोसाइटी ने मुझे हायर किया और जब केस का रिजल्ट आया सोसाइटी के साइड से आया तो पूरा कॉस्टिंग इनको बेयर करना पड़ेगा, सोसाइटी को नहीं। अभी एक ही करने का था, 15 में से 8 जन ने अभी रिजाइन दी है, उसके ऊपर आगे मतलब एक ऐसा आगे मैंने जैसा बताया सभी को मालूम ये जो आपका 60% का जो सिग्नेचर है उसके साथ थोडंसं सायलेंट बसा म्हणजे ऐकायला येईल पाठीमागे। थोड़ा सुन लीजिए, फिर बाद में बात करते रहिए। क्या है मालूम है आपको, कहते ना इन लोगों की कोशिशों से मतलब ये लोग कोर्ट तक आए और मतलब बहुत एफर्ट्स लिए इन लोगों ने, मैंने खुद देखे हैं इन लोगों के एफर्ट्स, और कहते ना अपने पैसों से इन्होंने पैसा देके मुझे बुलाया है, मतलब इन्होंने अपने जेब से पैसा दिया है ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले। तो आप भी उसका थोड़ा बेनिफिट ले लीजिएगा ताकि मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कंट्रीब्यूट वगैरह किया, कि जिस तरह से इन्होंने पैसा दिया 15 दिन पहले, तो उस हिसाब से मैं अंदाज़ लगा कि बोल रहा हूँ कि इन्होंने अपने जेब से पैसा देके मुझे बुलाया। तो आप जितना फ़ायदा आपको उनके पैसे का भी आप फ़ायदा कर लीजिए, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। तो हम लोग वो टॉपिक पे थे कि भी जो 60% अटेंडेंस मुझे नज़र आ रहा है, 60% अटेंडेंस आप बनाओ, मिनट्स बनाओ, जो आपके जो भी आपके आपने डिस्कस किए वो उस सब मुद्दे पे बनाओ और साथ में एक चेंज रिपोर्ट बनाओ। आप उसको भी रजिस्ट्री कर दो, जो 7 लोग हैं जिन्होंने जो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, और चेंज रिपोर्ट आप रजिस्टर ऑफिस में सबमिट कर दो। उसके बाद रजिस्टर ऑफिस जो करता है वो हिसाब से आप इसको अपडेट कर दो। प्रस्ताव हाँ 31 March तक AGM should be compulsory conducted. This is the
हाँ है नहीं? हाँ तो 31 मार्च तक हर हाल में करानी ही हर हाल पड़ेगी। में एजीएम करानी पड़ेगी। आप रोक नहीं सकते उसे, तो आप लिख के दीजिए। नहीं नहीं, आज जब ये मीटिंग हो रही है, अगर सबकी सिग्नेचर हो रही है तो इस सिग्नेचर में ओनर्स एंड को-ओनर्स, ओनर नॉट सेकंड ओनर्स, वो प्रॉब्लम नहीं आप है। कंसेंट लेके ओनर जिसके भी अवेलेबल है उनके कंसेंट कंसेंट लेके एक साइन करा के sign कर ठीक है। सकते। और पावर ऑफ अटर्नी होल्डर से मेरा यही कहना है, ना उनसे डरने की ज़रूरत है, ना कोई और आने वाली कोई सोसाइटी से डरने की ज़रूरत है। ये तो खैर बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। सोसाइटी से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर को कोई लेना देना नहीं है, वो आपका डायरेक्ट काम होता है। इवन जिसने पावर ऑफ अटर्नी दी है, मैं बार बार वही पॉइंट पे मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, अगर आपका पेपर प्रॉपर बना हुआ है, रजिस्टर है, आपको ओनर की भी कोई नीड नहीं है, तो सोसाइटी का तो दूर की बात है। Then you required that person original allotment. He is right. Huh? He has already expired. Then Any in successor that of that case, person. in that case, Successor of that owner, real owner. legal है। legal here, Legal. legal here. हाँ, लीगल टर्म में हम उसको बोलते हैं सक्सेसर, उसका Successor वारिस, या successor, वारिस, हाँ। हाँ। उसका लीगल वारिस। मगर वारिस में क्या, अगर किसी का भी ऐसा प्रॉब्लम है कि पावर ऑफ अटर्नी होल्डर आ गया है और उसकी डेथ हो गई है, तो ये बहुत मामला कॉम्प्लिकेशन का हो जाता है पर्टिकुलर वो केस में, क्योंकि जो उसके वारस होते हैं ना, तो बहुत स्प्रेड हो जाते हैं और बहुत डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो पहले ही आप चेक कर लीजिए, अपने पेपर प्रॉपर रजिस्टर करवा के रख लीजिए। रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या है? रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ बिलोंग नहीं, दिल्ली मेरा मकान है, 5% होता है 5% टोटल होता है। वैल्यूएशन टोटल वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एज पर रेडी रेकनर रेट, रेडी रखना, नॉट मार्केट रेट। नो रेडी रखना। उर्वरित जे सभासद आहेत त्यांना पुढे अधिकार हंगामी स्वरूपात कमिटी होती ना, त्यानंतर जे नवीन येणाऱ्या कमिटी आणि निवडणूक प्रोसेस काय हे असेल, बघा, किंवा तुम्ही निबंधकाचा प्रस्ताव दिला तर होईल का, याची प्रोसेस काय असेल, मला पण त्याची कॅपॅसिटी कशी, निवडणूक कशी घेतली जाईल थोडक्यात, हे जर असं जरा सांगितलं बरं होईल. कारण मुख्य मुद्दा राहायला बाजूला थोडासा जरा परिवर्तनाकडे आपण चाललोय. मला वेळ कमी आहे, जरा माफी मागू नको. बरेच प्रश्न असे आहेत की प्रलंबित आहेत, कोणी धसाच्याने येत नाही की माझ्यावर केस करेल, मला पोलीस स्टेशनवर केस करेल, काय कोणी घाबरायची काय गरज नाही आहे. घर आमचं आहे, आम्ही मेंटेनन्स देतोय, कसं घर आहे त्यासाठी घाबरायची गरज नाही. तुम्ही काय मालक नाही बिल्डिंगची, हे लक्षात घ्या. कोणी असो, इथून पुढचं येणारी कमिटी असेल किंवा ही पण असेल, घाबरायची काही गरज नाही. बायलॉज प्रमाणे जो आहे तो बायलॉज प्रमाणे करा. तर मला तुम्हाला विनंती आहे, तर कृपया थोडंसं करा, तुमचे 2 मिनिटं अधिक घेतोय, थोडं त्या संदर्भात डिस्कशन करा, म्हणजे बाकीचे मुद्दे पुढे घ्यायला मी संचालन करतो. थँक्यू. देखिए, जिस तरह से पहली 1 साल की हंगामी कमेटी बनती है, उसका मेन टास्क होता है इलेक्शन की तैयारी करना। इन्हें सबसे मेन टास्क रहता है इलेक्शन की तैयारी करना, मेंटेनेंस है, तात्पुरता मेंटेनेंस फाइनल करना, ताकि जो बेसिक फंक्शंस है सोसाइटी के वो चलते रहे। कोई फुल एंड फाइनल सोसाइटी नहीं होती वो जो हंगामी कमेटी है। तो 1 साल तक जो है ना, सब मेंबर के लेटर बनाना, सब मेंबर्स का सारा इन्फॉर्मेशन बनाना, सारे फॉर्म भर के लेना, वो अलग अलग फॉर्मेट में इलेक्शन के फॉर्म आते हैं, वो सबसे फॉर्म भरवा के लेना, ये सारी चीज़ें 1 साल में करनी होती है। अब मुझे नहीं पता ये हुई या नहीं हुई। अभी अगर इन केस ऐसा होता है कि वो कमेटी ने की ही नहीं है, तो रूल क्या बोलता है कि वहाँ पे प्रशासक बैठेगा, प्रशासक बैठ के सारी कार्रवाई पूरी करेगा। सिर्फ इलेक्शन की जो सारे फॉर्म होते हैं, 3 किस्म के फॉर्म होते हैं, हर मेंबर से भराए जाते हैं, वो ओरिजिनल अथॉरिटी से भराए जाते हैं, और वो फॉर्म भर के वो रजिस्टर ऑफिस में सबमिट करता है, इलेक्शन आयुक्त के पास जाते हैं, और फिर एक डेट निकलती है, इस दिन इलेक्शन होता है। उसमें जो डिफॉल्टर छोड़ के बाकी सब शेयर होल्डर वोट डाल सकते हैं। ठीक है, आप चेंज रिपोर्ट डालोगे तो या तो रजिस्टर आपको 1 साल की मुदत देगा, या बोलेगा नहीं मैं रजिस्टर बिठाता हूँ और इलेक्शन की प्रोसेस करवा दूँ। ये 2 में से एक पॉसिबिलिटी वहाँ पे होगी।
आपल्या प्रश्नाचं उत्तर मिळाले का साहेब? ना प्रशासक बदला आहे तर मग आपण अपील केली आहे. ऑर्डर निकला है प्रशासक बिठाने के लिए, तो इन्होंने पर्सनल एक अपील डाला और वो तो स्टे नहीं हुआ है, मगर तो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया ते है. मी तुम्हाला सांगतो, प्रशासक बसला केव्हा बोललं जातं माहिती का? प्रशासक बसला कधी बोललं जातं? प्रशासक आला, त्याने सगळं दप्तर आपल्या हातात घेतलं तर प्रशासक बसला. आता ऑर्डर कॉपी तुम्ही बघितली आहे का? ऑर्डर आलेली ऑर्डर आलेली आहे, पण प्रशासक आतमध्ये आला, त्याने दप्तर घेतलंय का? चार्ज दिलाच नाही. दिला नाही. पण जे काही लिगल कॉम्प्लिकेशन त्याने क्रिएट केले असेल ते तुम्हाला आवडतंय का? त्याच्यासोबत तुम्ही आहात का? तर तुम्ही कन्सेंट देऊ शकता त्याला. पण जर का तुम्हाला आवडत नसेल, या मीटिंगमध्ये जे चेंज रिपोर्ट बनेल ते सबमिट झाल्यानंतर त्यांना एक निर्णय घ्यावा लागेल. एकतर या कमिटीला 1 वर्षासाठी बसवावं लागणार किंवा प्रशासक बसवावं लागणार. दोनपैकी एक. अपील त्याला अपील नाही म्हणत, ते सगळं काम सलाव काम चालू आहे. कारण इकडनं सुद्धा व्यवस्थित पाठपुरावा झालेला नाही, काही लूपहॉल राहिलेले होते. आता ते दूर करण्याचे हेतूने आता ही मीटिंग झालेली आहे. आता त्याला हेअरिंग नाही म्हणू शकत. हे बघा काय माहिती आहे का, प्रशासक बसवण्याची ऑर्डर कोण दिली? रजिस्टरने. हेअरिंग कुठे चालू आहे? रजिस्टरकडे चालू आहे. तुम्हाला जोक नाही वाटत हे? मग ऑर्डर कशाला दिली? नाही नाही, आपल्याला करता येईल का? इथून कोणी एफर्ट्स घेतले नाही म्हणून तो पुढे पुढे ढकलत चालला. इथून जर का एफर्ट्स झाले असते तर पुढे पुढे ढकललं गेलं नसतं. आज ही मीटिंग होते, उद्या तुम्हाला ते सबमिट होणार रजिस्टरच्या ऑफिसला, मग त्याला फायनल निर्णय घ्यावा लागणार. कसली हिअरिंग आणि कसलं काय, त्याला निर्णय घ्यावे लागतील तिथे. आपल्याला माडा ऑर्डर देणार का? आणि त्यांचं म्हणणं काय, बदल कमिटी म्हणजे चेंज रिपोर्ट की बाबा ही कमिटी आम्हाला नको आहे आणि आम्ही ही नावं सुचवतोय. आता ही कमिटी सध्या आपल्याकडे हंगामी कमेटी का कार्यकाल संपलेला है. हंगामी कमेटी एक साल का कार्यकाल ख़त्म करके ख़त्म हो गई. उसके बाद अपने प्रशासक बिठाने का ऑर्डर दिया, वो प्रशासक बिठाया नहीं, ना वो सत्ता में है ना प्रशासक है. तो उसके लिए हम लोग एक ऑप्शन दे रहे हैं वहाँ रजिस्ट्रार को कि भाई चेंज कमेटी इसको नियुक्त करो, इसको चांस दो, या दोनों में से एक एक्शन करो, या तो प्रशासक को रखो या तो चेंज कमेटी का अथॉरिटी दो. ये 232 फ्लैट ऐसे आप ये छोड़ो मत. देखिए कैसा है मालूम है, ये जो आप बोल रहे हैं ना टाइम निकाला जा रहा है, हियरिंग हो रहा है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक बार वो कैसा हो रहा है, प्रशासक भेजा, उसको रोक दिया, बात वहीं रुक गई. अभी आप जब चेंज रिपोर्ट दोगे ना कि अभी प्रशासक बिठाया नहीं उन्होंने और ना हंगामी कमेटी का कोई अथॉरिटी है, उसको मतलब जिस वक्त ऑर्डर निकली तो हंगामी कमेटी को तो बर्खास्त कर दिया, प्रशासक आया नहीं तो अब बेवारस है. तो अब आप चेंज रिपोर्ट डालोगे कि हमको दे दो अधिकार, तो कमेटी बना के देगी ना. तो या तो कमेटी बना के देगी या प्रशासक भेजेगी, दो में से एक. वो हेयरिंग में लंबे डेट ये वो करके बैठने से अच्छा ये शॉर्टकट है. पहिलं कच्चा लिहून घ्यायचा ऐका ना, चौदह जनवरी 2022 को सोसाइटी के हंगामी कमेटी में से 15 कमेटी सदस्य में से 8 सोसाइटी पदाधिकारियों ने अपने पद का त्यागपत्र सोसाइटी कार्यालय सोसाइटी ऑफिस में देने के लिए गए, लेकिन सोसाइटी के अपने सेक्रेटरी हरबंस सिंह इन्होंने वो राजीनामा पत्र लेने से इनकार कर दिया, वो लिया नहीं उन्होंने. तो उसके वो नहीं स्वीकार किया तो उसका अगला तरीका होता है कि कानूनी तरीके से बाय पोस्ट भेजा जाए. तो हमने 15 जनवरी 2022 को ये रजिस्टर्ड पोस्ट से सोसाइटी के कार्यालय के एड्रेस पे सोसाइटी के चेयरमैन ऑब्लिक सेक्रेटरी इनके एड्रेस पे डाल करके भेज दिया. जो उन्होंने फिर भी उन्होंने पोस्टमैन गया, उसका आपको मैं चाहे तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकाला हुआ है, ट्रैकिंग का ये निकाला है, आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप लोग. तो उन्होंने फिर भी वो लिया नहीं तो वो रिटर्न आ गए, अपने पास वापस आ गया. वो वापस जो हमने जो फॉर्म में एड्रेस डाला था अमूल सर का एड्रेस था, तो अमूल सर के नाम पे वो दोबारा रिटर्न आ चुके हैं.
इसके अंदर जो 8 सदस्यों का नाम पढ़ के बताए तो नाम तो आपने सबको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 8 मेंबर जो है इस्तीफा दे चुके हैं। 15 सदस्यों की अपनी सोसाइटी की कमेटी बननी है। 15 में से 8 हट गए तो बच गए 7। तो 7 में वैसे भी अल्पमत हो जाएगा तो वो कमेटी ऐसे ही डिजॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, ये जो वापस आया हुआ रिटर्न आया हुआ लिफाफा है, ये सोसाइटी जो उपनिबंधक साहब है इनको हमने वापस हैंडओवर करना है क्या, और इसके ऊपर हमको प्रशासक नियुक्त करके दे दो और वो आगे चल करके इलेक्टेड वोटिंग कमेटी का गठन कराने के लिए इलेक्टेड वोटिंग होकर के कमेटी गठन हो जाए। इसके ऊपर हमने ये पहला प्रस्ताव रखा है। सूचक के रूप में नाम दे दे और एक अनुमोदक के नाम पे नाम दे दे और बाकी सभी प्रस्तावों के ऊपर सभी मिलकर के लास्ट में साइन कराएंगे। हा जो प्रस्ताव दिलेला आहे तो सगळ्यांना मान्य आहे का किंवा असं केलं तर योग्य आहे का, हे पण मत तुमचं घेतलं पाहिजे। सोसायटी रजिस्टरला दिलाय की भाड्याला दिलाय? म्हाडामध्ये सर उपनिबंधक जो रजिस्ट्रार आहे उपनिबंधक त्यांच्याकडे आपली जे रजिस्टर भाड्याचा संबंध नाही म्हाडाचा सर तुमचा तो मुद्दा मी क्लिअर करतो। आपले म्हाडाचे जेवढे पण सोसायटीशी रिलेटेड जे उपनिबंधक कार्यालयामध्ये व्यवहार होतात, जसं आता जर समजा आता आपण म्हाडा ट्रान्सफर करतो ते उपनिबंधक कार्यालयामार्फतच होतं। त्याच्यामुळे ते उपनिबंधकांना सोसायटीच्या बद्दलचे जे काही निर्णय घेण्याचा अधिकार जो आहे ते म्हाडामध्ये उपनिबंधक कार्यालय दुसऱ्या माळ्यावरती आहे त्यांच्याकडे असतात। त्याच्यामुळे त्यांना आपण हे सादर करायचं नाही म्हाडा 2022 रोजी सोसायटीच्या हंगामी कमिटीतील 15 पैकी 8 सोसायटी पदाधिकारी किंवा जे सदस्य आहेत ते आपल्या पदाचा राजीनामा पत्र देण्यासाठी आपल्या कार्यालयात गेले होते, म्हणजे सोसायटीच्या कार्यालयात गेले होते। पण सेक्रेटरी हरबंस सिंग यांनी त्यांचे राजीनामे स्वीकारलेले नाहीत। म्हणजे आपण ज्यावेळी बाहेर त्यांना द्यायला गेलो होतो ते त्यांनी त्या दिवशी स्वीकारलेलं नाही। त्यानंतर दिनांक 15/1/2022 रोजी ते राजीनामा पत्र रजिस्टर पोस्टाने सोसायटी कार्यालयाच्या पत्त्यावर पाठवण्यात आले। ते पत्र सोसायटीने तरी पण स्वीकारलेलं नाही, म्हणजे रजिस्टर पोस्टाने सुद्धा पाठवलं तरी पण ते त्यांनी स्वीकारलेलं नाही। ते परत आले आहे। त्यातील राजीनामे देणारे किंवा आम्ही सह्या करणारे पदाधिकारी किंवा सदस्य कोण कोण 8 जण आहेत त्यांची सुद्धा नावं लिहिलेली आहेत। कोण कोण बघा, अमोल प्रल्हाद खरड, जयश्री राजेश्वर थोरात, प्रमिला प्रकाश गायकवाड, रंजना गणेश पेवेकर, स्वाती दिलीप खरसे, रंजना संजय पवार, अंकुश रामचंद्र परब आणि मोहम्मद गुरफान अयूब अन्सारी। हे 8 जणांनी ऑलरेडी राजीनामा पत्र आपण म्हाडाला दिलेलं आहे आणि तेच पत्र आपण सोसायटीला अगोदर द्यायचं असतं। सोसायटीने जर नाही घेतलं तर मग आपण तिकडे पण करू शकतो, अशा पद्धतीने केलेलं आहे। सदरच्या राजीनाम्याच्या प्रति माननीय उपनिबंधक म्हाडा यांच्या कार्यालयास दिनांक 18/1/2022 रोजी देण्यात आले आहे। तरी सोसायटी कमिटी सादर केलेले राजीनामे सोसायटीने स्वीकारलेले नाहीत। त्या लिफाफ्यासह, म्हणजे तो जसा रिटर्न आलेला लिफाफा आहे त्या लिफाफ्यासह कमिटी अल्पमतात आल्याचा, म्हणजे जे काय 15 पैकी 8 जणांनी राजीनामा दिल्यामुळे जी कमिटी आहे ती अल्पमतात आल्याचा ठराव आज रोजी मांडण्यात आला आहे। असा पहिला मुद्दा आहे। इन्वाइट करना हमारा काम है। और पहली बात तो जिस तरह सब जगह तुम बिल भेजते हो मेंटेनेंस की, उनके वहाँ भी भेजो, वो ले रिसीव करें या ना करें, हम तो फारिग हो जाएंगे ना उससे कि भाई हमने बिल भेजे, वो साइन करके दें या ना दें। तो वो भी नहीं, वो डिफॉल्टर हो गए। तो डिफॉल्टर किस तरह से इनका डिफॉल्टर हो गया? क्या उन्होंने कभी आके मारपीट किया या तुम्हारे से आगे कभी कोई बदतमीजी की? डिफॉल्टर किस चीज़ के वो डिफॉल्टर है? पैसा नहीं भरे तो डिफॉल्टर हो गए या डिफॉल्टर। अब मैं भी 2 साल 9 महीना में 24 महीने 25-26 महीने में डिफॉल्टर नहीं था। अब मैं अलग हुआ तो मेरा भी कल नाम डिफॉल्टर में डाल दिया गया। तो ये सब मनमानी जो उन्होंने की, मनमानी का जब मैं सर पानी से ऊपर हो गया तो मैं बोला कि अब इनके साथ रहना अपने आप को डुबाने के बराबर है। तो इसलिए फिर मैंने उनको बोला कि भाई अब सोसाइटी तुम खुद संभालो, तुमको जो करना है करो। जब तुमको हमसे कुछ लेना ही देना नहीं है, हमसे कुछ पूछना ही नहीं है, तो फिर हमारा देखिए तुम्हारे साथ फायदा क्या है। तो फिर मैंने लास्ट में अक्टूबर के महीने में इनके हैंड ओवर चाबी कर दिया। हमारा आज से जो भी करना है तुम करो ना। फिर उन्होंने इस बारे में मुझसे कोई बात की कि आप क्यों हट रहे हो, क्या है, क्यों नहीं हट रहे। जब उन्होंने ऊपर गेट का काम चालू करने का, ये गेट जो आप जो भी लगे हुए बिल्डिंग में जो भी रहने वाले हैं, क्या किसी को ये गेट ऊपर पसंद आ रहे हैं? कोई उससे सहमत है? हाँ, कोई सहमत है? कोई? उन्होंने क्या कहा कि हमको अप्रूवल मिला। मैंने बोला बताओ तुमको कितने लोगों ने अप्रूवल दिया? अप्रूवल अगर मिला है तो कितने
कितने लोगों ने तुमको व्हाट्सएप पे अप्रूवल दिया है बताओ मुझे? वो भी नहीं। अपनी मनमानी से काम है। आज ये 1 लाख 1.5 लाख, अच्छा ठीक है, कितने में गेट बन रहा है? किसको तुमने टेंडर दिया? कुछ भी नहीं। कोई किसी बात का करने का उनसे हम लोगों को मतलब हमको कोई अधिकार नहीं। सिर्फ चेक जाते थे पैसा जमा करने के लिए अंसारी टेनेंट को फोन करके समझा के कि भाई आओ पैसा भरो, मेंटेनेंस भरो। 1,27,000 का चेक मैंने पानी का जो भरा वो पानी का चेक भी इसने बाउंस करा। वो भी इसलिए भरा था कि अगस्त में पानी की लाइन कट होने वाली है। 1,27,000 का चेक मैंने भरा, वो चेक उन्होंने बाउंस करवा दिया। आने के बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने बाउंस क्यों करवाए वो चेक? मैं खुद जाके वो चेक, मुझे इतना उन्होंने फोर्स डाले कि तुम चेक बाउंस कराओ वरना वो पैसा डूब जाएगा। मैंने कहा कैसे डूब जाएगा? मैंने बीएमसी के नाम पे चेक डाला, एडानी के नाम पे तो नहीं डाला ना, एडानी के नाम पे नहीं डाला। देखिए मैं स्वराज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का 2019 से खरीदार पद पे मैं नियुक्त किया था। ठीक है, उस दिन से लेके अक्टूबर 9 अक्टूबर तक मैं स्वराज में था, स्वराज के पद पे था। जो भी था, जितने भी लोग मेंटेनेंस भरने आते थे या तो पहले मुझसे कांटेक्ट करते थे कि भाई आप मौजूद हैं कि नहीं, आप हैं तो मैं मेंटेनेंस दूंगा वरना नहीं। तो मैं मेंटेनेंस भरने लेने के लिए मैं अपना सोसाइटी में टाइम दिया। कुछ कोरोना काल की वजह से हमारा भी जॉब छूट गया, हम भी अब फ्री हो गए थे, तो अपना वक्त वहाँ पे दिया ना। मैं आज तक किसी भी कोई भी चेक मेरे बताए कोई पास किया गया और ना मेरी उस पर साइन है। जबकि खजीनदार का यह हक होता है कि खजीनदार का साइन होनी चाहिए। चेक कब बन के जाता था, कब वहाँ से साइन होके आता था, हमको मालूम। सेक्रेटरी और चेयरमैन ये दोनों के चेक पे साइन, खैर वो भी ठीक ही हुआ है हिसाब से, जो भी ऊपर वाला करता है बेहतर के लिए करता है। मैं जब भी इस बारे में आपत्ति किया कि भाई ये चेक क्यों जा रहा है, ये काम क्यों किया जा रहा है, तो उस पर ये जवाब मिला कि मैं कुछ भी काम करूं उसके ऊपर आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं पद पे क्यों बना रहूँ? मेरा पद पे रह के फ़ायदा क्या है? मैं खरीदार करके लोग आगे मुझसे पूछेंगे, जैसे भी तोराट साहब ने कहा कि ये 3 लोग रूम बेच के नहीं जा सकते। ठीक है, जो कानून के अंदर है, जो कुछ है वो बात बराबर है, और हमको जाना भी नहीं है। भाई हम छोटे मोटे आदमी, हम कहाँ खरीदने अब जाएंगे? हमको तो जो मिला हम तो यहीं पर रहकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करेंगे, ख़त्म बात। लेकिन रहा सवाल ये कि सिंह साहब ने काम तो सब कुछ अच्छे भी किए, बुरे भी, बुराई नहीं बोलूँगा कि बुरा नहीं, काम अच्छे किए, लेकिन उनका करने का तरीका अलग। कोई भी काम करने से पहले एजीएम की एक मीटिंग लेनी चाहिए, अपने मेंबरों को बुलाना चाहिए, मेंबरों से राय मशवरा लेना चाहिए। भाई आज तक यहाँ कोई भी मेंबर बैठे हुए हैं, कोई मेंबर ये बोल देवे कि हमको मीटिंग में कोई बुलाया गया, कोई काम के लिए है, कोई बुलाया गया किसी को? कोई, हाँ किसी को बुलाया नहीं, बुलाया ना उन्होंने। जब भी मैंने इसकी ओर आपत्ति उठाई तो ये डिपोटर हैं। भाई डिपोटर किस चीज़ के हैं? भाई कोई वो मेंटेनेंस नहीं भरते, हम डिपोटरों को नहीं बुलाएंगे, गलत बात है। जब भी मीटिंग दी गई मैंने कहा जितने भी हमारे मेंबर जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, मेंटेनेंस लेके भी कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, इनकी जो दादागिरी चल रही है और सब गैर कानूनी काम चल रहा है, उसके खिलाफ अपने को बिल पारित करना है। और दूसरा, जो सेकंड ओनर लोग को डरा रहा है कि ये सब चीज़ में कोई बोलने का हक नहीं, यार केयर टेकर है या भाड़ूत है, हर टाइम ओनर वहाँ पर आकर बता नहीं सकता कि भाई पानी से आया तो हर टाइम ओनर को बुलाओ, ये तब सब पॉसिबल नहीं है। अब सोसाइटी की जो हालत आज की डेट में आपने देखी है, ये सिचुएशन बना है कि उससे तो चाली भी खराब अच्छे है, तो उसके लिए सब लोग मिल के अपन बिल पारित करना है कि जो भी इनके गैर कानूनी काम चल रहे हैं। और मेन तो अपने को पानी का जो मुद्दा है, क्योंकि 10 लाख टोटल बिल बाकी है और उन्होंने गुमराह करने के लिए 29 लाख रुपए का एक रसीद अपने ऊपर भेजा, तो 29 लाख रुपए मैं भर चुका हूँ। वो रसीद है 2015 का, जो बिल्डर और म्हाडा ने कनेक्शन लेने के लिए डिपॉजिट रखा है। जैसे कि अपन कोई भी इलेक्ट्रिक मीटर लेते हैं तो जो डिपॉजिट रखते हैं वो बिल में एडजस्ट नहीं होता है, भले आपका मीटर कट जाएगा मगर वो डिपॉजिट उसमें एडजस्ट नहीं होता है। वो सब पहले जानकारी करके ले लो, क्योंकि वो सब लोग गुमराह करने में और दिमाग चलाने में बहुत तेज है। कल ही सबको मैसेज डाल दिया कि जो भी मीटिंग में हाजिर होगा उसके ऊपर मैं खिलाफ केस करूँगा, उसको जेल होगी। अगर ऐसा कोई भी आदमी मिलता है तो मालूम नहीं कि पूरे सब लोग अंदर डालना पड़ेगा, जेल में जगह नहीं रहेगी। उधर 4 आदमी भी जमा होंगे तो उनको मैं जेल कर दूँगा।
तो इसका कोई ऐसा राज नहीं है, सब पूरा चीटिंग किया हुआ है। तो लीगल वे से आपको सब चीज़ डाटा दे रहे होंगे। अब जो भी मेंटेनेंस सब भर रहे हैं उसको अधिकार तक नहीं कि पैसा मेरा कहाँ गया, भले फर्स्ट ओनर हो, सेकंड ओनर हो या तो कोई भी जो पैसा दिया तो उसको अधिकार होना चाहिए कि भाई ये पैसा कहाँ यूज हो रहा है। अब 200 के हिसाब से लिफ्ट का मेंटेनेंस यानी कि रिपेयरिंग चार्ज होता है, आपको ही पता है कितनी लिफ्ट चालू है और क्या सिचुएशन है। तो वो मेंटेन करने के लिए जो आदमी रखा है इलेक्ट्रिशियन जावेद, उसका इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस भी नहीं। परसों ये अनवर भाई और मैं साथ में था, तो लिफ्ट के अंदर फंस जाता था पूरा, सेंसर पूरे बंद है, गलती से कोई बच्चा उसमें अटक जाएगा वो जान उधर ही निकल जाएगा उसको कोई भी चीज़ का अहम नहीं बचा है, ना किसी खौफ बचा है ना डर है। वो करते जा रहा है और अपन सब लोग की एकता नहीं रहने के कारण वो सब फायदा उठा रहा है। और हम लोग फर्स्ट ओनर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर सब लोग का देखो आज भाड़ूत को तकलीफ हो रहा है, सेकंड ओनर को तकलीफ हो रहा है, सभी को तकलीफ हो रहा है। वो दिन बे दिन आज के आपने सोसाइटी यहाँ माड़ा पर 20 साल जुनी बिल्डिंग है, उधर भी 55 लाख रुपए प्राइस हो गया, अपना 28-30 लाख के ऊपर उसका वैल्यू बढ़ नहीं रहा है। और पुलिस स्टेशन में खाली एंट्री करके आप खाली स्वराज जिन का नाम बता दो, आपको 2 गाली देके वो बाहर निकाल देते हैं, बोलते वहाँ पर रोज के लफड़े हैं। और ऐसी बात अपने सोसाइटी के बारे में बताई जाती है तो यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, यहाँ पर बहने बैठी है। तो उसके लिए आप सब लोग मिलके ये करना है ना, देखो वो जो किया उसके खिलाफ तो कार्रवाई के लिए अपन सब एजेंडा बनाना है। दूसरी बात यह है सोसाइटी अपने कैसे अच्छे से अच्छे बन सकती है और सब भाईचारा कैसे अच्छा रह सकता है और मेंटेन कैसे सब लोग मिल के, ऐसा नहीं कि भाई सेकंड ओनर ने भाड़ूत का अपना सफाई वाला भी अगर सुझाव देती है तो उनका भी सुझाव लेना जरूरी है, क्योंकि हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ तो अच्छी आइडिया रहती है। क्योंकि सबको रिस्पेक्ट देंगे तो सोसाइटी अच्छी बनेगी, सबके आइडिया आ जाएगी, भाईचारा रहेगा और आगे अपना वैल्यूएशन बढ़ जाएगा उधर। आज के डेट में जो पार्टीशन डाला है, फायर ब्रिगेड का कोई परमिशन नहीं है। आज कुछ भी गलती से भी आग लग जाएगा तो सी विंग वाले कहाँ दौड़ेंगे, उसके खिलाफ भी हम लोग वहाँ पर डाला है। जो हाईवा का जो कचरे का डब्बा है, आज हर जगह कोई भी अपना मेहमान आता है, कोई भी आता है तो इतनी शर्म लगता है 25-30 लाख रुपए डाल के कि भाई ये डिपो के बाजू में है, तो वो कंफ्यूज होता है कहाँ है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, नहीं डिपो के पहला ही हो, सामना ना करो, नहीं वो पहला सामने से ये बोलते हो कचरे का डब्बा वही मिलेंगे आपको। तो अपना स्टेटस ऑफ सिंबल क्या बन गया है कि कचरे का डब्बा। हाँ, तो वो अपना वो कचरे का डब्बा नहीं बनना चाहिए। वो हटाने के लिए भी बीएमसी ने भी उसको परमिशन दिया है, उसको माड़ा ने भी उसको अलाउ कर दिया है। सब चीज़ पास होके भी इसने जानबूझ के उसका काम रुका है कि भाई इलेक्शन लगेगा तभी मैं हटाऊं और तभी जाके मुझे सब लोग का सहानुभूति मिलेगा।